मैं सुभाष चंद्र बोस दुनिया के कोने कोने में रहने वाले स्वतंत्रता प्रेमी भारतीयों की तरफ से आज यहाँ ये ऐलान करता हूँ कि हम ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ ये लड़ाई तब तक लड़ते रहेंगे जब तक भारत अपने भाग्य का खुद निर्माता नहीं बन जाता। इस अनाउंसमेंट के साथ पूरी दुनिया में तहलका मच गया, क्योंकि भारत में तब घोषणा की इजाजत तो दूर, ब्रिटिशर के खिलाफ सोचने या बोलने पर भी फांसी पर लटका दिया जाता था। ब्रिटिशर्स की नीति थी फूट डालो और राज करो। उनको लगता था ये सोच सबसे बड़ी सोच है, लेकिन उनसे बड़ा सोचने वाला शख्स हिंदुस्तान में था, जिसने ये सोचा दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। और सेकंड वर्ल्ड वॉर में इंडिया में बैठकर उस शख्सियत ने इरादा कर लिया कि अगर हो सका तो भारत से बाहर निकलूंगा, हिटलर से हाथ मिलाऊंगा, दूसरे देशों से हाथ मिला लूंगा, लेकिन ब्रिटिशर्स को यहाँ रहने नहीं दूंगा। अब जेल से छूटकर वो अपने घर में थे। अंग्रेजों को तो पता था कि बाकी अहिंसा वालों को कैसे भी करके संभाल लेंगे और कुछ भी करवा देंगे, लेकिन ये गरम दिल का आदमी हमसे संभलने वाला नहीं है। उन्होंने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, नेताजी को अपने घर से बाहर नहीं निकलने देना है, नेताजी को शहर छोड़ने नहीं देना है। लेकिन ये वो बॉस थे जो दिखावा करने का और फेस बदलने का आर्ट सीखा हुआ था। और एक दिन आधी रात को मोहम्मद जियाउद्दीन बनकर अपने भतीजे के साथ घर से निकल गए। वहां से धनबाद, धनबाद से काबुल, काबुल से पेशावर, पेशावर से मास्को और मास्को से बर्लिन पहुंचे। और बर्लिन पहुंचकर उन्होंने वही अनाउंसमेंट किया जिसे आज की इस दमदार सी वीडियो में हम जानेंगे। तो सुभाष चंद्र बोस सिर्फ एक आदमी नहीं, बल्कि वो अपने आप में एक इतिहास थे, एक ऐसी शख्सियत जिनकी बराबरी का, जिनके जैसी ग्लोबल सोच वाले इंसान हिंदुस्तान में कोई दूसरा पैदा नहीं हुआ। आप सोच सकते हैं एक अकेले आदमी का हिंदुस्तान से बाहर निकलना, बहुत सारे देशों को एक्सट्रीम परसुएशन करके राजी करना, भारत से बाहर निकलकर एक सरकार बना देना, वो सरकार जो भारत की सरकार होने का दावा करे, अपनी करेंसी लागू कर देना, अपनी स्टैंप निकाल देना, अपना कोड बना देना, अपना सिविल कोड बना देना, पुरुषार्थात उसके लिए 9 देशों से मान्यता ले लेना और विजन को आगे बढ़ाने की सोची। भारत से बाहर जापान और सिंगापुर में उन्होंने आईएनए की स्थापना की और इतनी बड़ी आईएनए बनी कि 4 यूनिट में उसको बांटा गया। सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड और आजाद ब्रिगेड। कोई छोटी सोच वाला व्यक्ति सोच सकता है, लेकिन नेताजी की विशालता देखिए। हिंदुस्तान से बाहर सेना बनाते हुए उन्होंने भारत के दूसरे सुपर हीरोज के नाम से ब्रिगेड का गठन किया, क्योंकि वो कहते थे हम सबका मिशन एक है, वो है भारत की आजादी। और उस टाइम पहली औरतों की रेजिमेंट बनाई, जिसे रानी झांसी बाई रेजिमेंट का नाम दिया गया। दोस्तों 1954 में बर्मा में उन्होंने नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आइए जानते हैं सुभाष चंद्र बोस की पूरी कहानी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक गांव में जानकी नाथ बोस और श्रीमती प्रभावती देवी के घर में हुआ था। साल 1934 में सुभाष चंद्र बोस अपने इलाज के लिए ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे। वहां उनकी मुलाकात ऑस्ट्रेलियन औरत एमिली शेंकल से हुई। दोनों के बीच प्यार हो गया। 1942 में सुभाष चंद्र बोस और एमिली शेंकल ने हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली। उसी साल एमिली शेंकल ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम अनीता बोस रखा गया। सुभाष चंद्र बोस 1913 में अपनी कॉलेज की पढ़ाई की शुरुआत की और कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में एडमिशन लिया। सन 1915 में उन्होंने इंटरमीडिएट के एग्जाम में फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ। 1916 में ब्रिटिश प्रोफेसर के साथ बुरे व्यवहार के केस में उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। 1917 में स्कॉटिश चर्च कॉलेज में फिलोसॉफी ऑनर्स में दाखिला लिया। 1919 में फिलोसॉफी ऑनर्स में भी फर्स्ट पोजीशन लाने के साथ साथ आईईएस एग्जाम देने के लिए इंग्लैंड रवाना हो गए। 1920 में सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजी में सबसे ज्यादा नंबर्स के साथ आईसीएस के एग्जाम को पास किया और चौथा पोजीशन भी हासिल किया। 1920 में उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की डिग्री हासिल की। अपने राजनीतिक और देश की मोहब्बत की खातिर 1921 में अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 1 अगस्त 1922 को वो जेल से बाहर आ गए और देशबंधु चित्तरंजन दास की अगुवाई में गया कांग्रेस बैठक में स्वराज दल में शामिल हो गए। सन 1923 में वो भारतीय युवक कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। इसके साथ ही बंगाल कांग्रेस के सेक्रेटरी भी चुने गए। उन्होंने देशबंधु की एस्टेब्लिश्ड मैगजीन फॉरवर्ड को एडिटिंग करना शुरू किया। 1924 में स्वराज दल को कोलकाता म्यूनिसिपल चुनाव में बड़ी कामयाबी मिली। देशबंधु मेयर बने और सुभाष चंद्र बोस को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सेलेक्ट किया गया। सुभाष चंद्र बोस के बढ़ते प्रभाव को अंग्रेज सरकार बर्दाश्त नहीं कर सकी और अक्टूबर में ब्रिटिश सरकार ने एक बार फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 1925 में देशबंधु की मौत हो गई। फिर 1927 में नेताजी जवाहरलाल नेहरू के साथ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के एक आम सेक्रेटरी चुने गए।
1928 में आजादी आंदोलन को धार देने के लिए उन्होंने भारतीय कांग्रेस के कलकत्ता के बैठक के दौरान स्वैच्छिक संगठन गठित किया। नेताजी इस ऑर्गेनाइजेशन के जनरल ऑफिसर इन कमांड चुने गए। 1930 में फिर उन्हें जेल भेज दिया गया। जेल में रहने के दौरान ही उन्होंने कोलकाता के मेयर का चुनाव जीता। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दे दी गई, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के बीच मतभेद की वजह बन गई। 1932 से 1936 में नेताजी ने भारत की आजादी के लिए विदेशी नेताओं से दबाव डलवाने के लिए इटली में मुसोलिनी, जर्मनी में फेल्डर, आयरलैंड में वालेरा और फ्रांस में रोमा रोनाल्ड से मुलाकात की। 13 अप्रैल 1936 को हिंदुस्तान में आने के बाद सुभाष चंद्र बोस को मुंबई में गिरफ्तार कर लिया गया। 1936 से 1937 तक रिहा होने के बाद उन्होंने यूरोप में इंडियन स्ट्रगल को पब्लिश करना शुरू किया। फिर 1938 में हरिपुर सभा में कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए। इसी बीच शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर ने उनसे मुलाकात की। 1939 में महात्मा गांधी की उम्मीदवार सीतारमैया को हराकर एक बार फिर कांग्रेस के अध्यक्ष बने और फिर बाद में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की बुनियाद रखी। फिर कुछ टाइम बाद साल 1940 में अंग्रेजों ने उन्हें नजरबंद की सजा सुना दी। इस बीच उपवास की वजह से उनकी सेहत खराब होने लगी थी। 1941 में नाटकीय घटनाक्रम में नेताजी 7 जनवरी 1941 को जेल से गायब हो गए और अफगानिस्तान रूस होते हुए जर्मनी पहुंचे। 9 अप्रैल 1941 को उन्होंने जर्मन सरकार को एक मेमोरेंडम सौंपा, जिसमें एक्सिस पावर और भारत के बीच आपसी मदद करने का पेशकश किया। सुभाष चंद्र बोस ने इसी साल नवंबर 1941 में स्वतंत्र भारत केंद्र और स्वतंत्र भारत रेडियो की स्थापना की। फिर कुछ दिनों बाद वो नौसेना की मदद से जापान पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने रेडियो ऑफ टोक्यो से हिंदुस्तानियों को मुखातिब किया। 19 अक्टूबर 1943 को उन्होंने आजाद हिंद सरकार की स्थापना की और इसकी स्थापना अंडमान और निकोबार में की गई, जहां इसका शहीद और स्वराज नाम रखा गया। 1944 में आजाद हिंद फौज अरकान पहुंची और इम्फाल के पास अंग्रेजों से जंग छिड़ गई और जिससे हिंदुस्तानी फौजियों ने कोहिमा इम्फाल को अंग्रेजों से अपने कब्जे में ले लिया। 1945 के सेकंड वर्ल्ड वॉर में जापान ने परमाणु हमले के बाद हथियार डाल दिए थे। इसके कुछ दिनों बाद 18 अगस्त 1945 को नेताजी की एयर क्रैश की वजह से मारे जाने की खबर आई, जिसमें बताया गया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ताइवान के ताइहोकू में सफर करने के दौरान प्लेन क्रैश की वजह से बुरी तरह से जख्मी हो गए थे और फिर एक फौजी हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। बाद में एक बहुत बुरी खबर आई कि वो हमारे दरमियान नहीं रहे और एक्सीडेंट की वजह से उनकी मौत हो गई। हालांकि उनकी मौत का रहस्य आज तक बरकरार है। कई लोगों का ये भी मानना था कि नेताजी गुमनाम बाबा के नाम से यूपी में 1985 तक रह रहे थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की लाइफ पर कुंड्रम सुभाष बोस लाइफ आफ्टर डेथ किताब लिखने वाले अनुज धर का दावा था कि यूपी के फैजाबाद में कई साल तक रहे गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस थे। उनके मुताबिक तत्कालीन सरकार के अलावा नेताजी का परिवार भी जानता था कि गुमनामी बाबा से उनका क्या कनेक्शन है, लेकिन वे कभी इसका खुलासा नहीं करना चाहते थे। तो उम्मीद है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस की आज की कहानी आपको पसंद आई होगी और हाँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कहानी अपने सारे फ्रेंड को जरूर शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।